पिक्चर चालू करो बे। ये है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली रहेंगे ही नहीं। क्या? पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेशर पड़ा। बात तो सही है। और सरकार ने इसके बदले लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। क्या? सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज में, लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन एक जुमला थी। अब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार यहां पर क्या कह रही है? 24 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रेस रिलीज जारी करी। जूम करो। इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को डायरेक्शंस इशू की हैं कि अरावली में कोई भी नई माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगाया जाए। अब ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि फाइनली लोगों की कोशिश सफल रही। सही पकड़े हैं। सरकार ने लोगों की बात सुन ली और अरावली में अब माइनिंग पर बैन लग गया है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों के द्वारा इस खबर को ऐसे ही शेयर किया जा रहा है कि लोगों की जीत हुई और अब अरावली सेफ है। रुको जरा। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि यहां सीधा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। तो वायर की इस रिपोर्ट को देखिए, ना तो ये बैन नया है और ना ही ये डायरेक्शंस नहीं है। सरकार इस प्रेस रिलीज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिर्फ पालन कर रही है। अरे साला! सरकार की प्रेस रिलीज में खुद ही लिखा हुआ है कि ICFRE को एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने के लिए कहा है और जब तक ये प्लान नहीं बनता तब तक माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही आदेश दिया था। 20 नवंबर का ये ऑर्डर देखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया था। उसी ऑर्डर में लिखा गया है कि एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाया जाए। क्या बात कर रहे हैं? और इसमें वो इलाके आइडेंटिफाई किए जाए जिनमें माइनिंग हो सकती है और जहां पर माइनिंग पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। और जब तक ये प्लान नहीं बनेगा तब तक कोई नई माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी। तो सरकार दोबारा से इसी चीज को ऐसे पेश कर रही है कि जैसे कि अरावली अब बच गई हो, अब प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ सही है। सब चंगासी। शर्म करो शर्म। सरकार को अगर सही में बात सुननी थी लोगों की तो उन्होंने ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन क्यों नहीं बदली? अरावली बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे अरावली विरासत जन अभियान ने भी कहा क्या? कि इस प्रेस रिलीज में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सरकार 100 मीटर वाली डेफिनेशन को बदलकर कोई बेटर डेफिनेशन लाने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है सरकार बस इंतजार कर रही है कि कब लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ेगा, ये अगले 1-2 साल बाद, तब एक नया प्लान लाया जाएगा माइनिंग के लिए और तब नए माइनिंग के लीजेस दिए जाए। सही पकड़े हैं। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अब यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ये तक कह रहे हैं कि नई डेफिनेशन से 90% अरावलीज प्रोटेक्टेड होंगी। अच्छा, 100 मीटर के साथ साथ अगर 500 मीटर के अंदर 2 पहाड़ होंगे तो उनके बीच का एरिया भी प्रोटेक्टेड रहेगा और यहाँ माइनिंग नहीं होगी। एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर सरकार को सही में इंटरेस्ट था अरावलीज को प्रोटेक्ट करने में तो ये 100 मीटर की डेफिनेशन बनाई ही क्यों? गुड क्वेश्चन। कमाल की बात यह है कि कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स अब अरावली के डिस्ट्रक्शन के लिए ही एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा को सुनिए। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। क्या समझा मेरे को? ये दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए अरावली पर ही ब्लेम डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि अरावली को 3 तरफ से दिल्ली ने घेरा हुआ है, इसलिए एयर पोल्यूशन यही ट्रैप हो रही है। यानी जो पहाड़ पोल्यूशन रोकने का काम कर रहे हैं उन्हीं को ही अब कहा जा रहा है कि पोल्यूशन इनकी वजह से हो रही है। शर्म करो शर्म। कमाल की बात यह है कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यही रजत शर्मा दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए सरकार को ब्लेम करते थे। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? पार्टी बदल लिया साला। उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना। पहले सरकार की गलती थी, अब बेचारे पहाड़ों की गलती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं दोस्तों कि वो अरावली के मुद्दे पर सरकार को डिफेंड करते हुए वीडियोस बनाए। क्या? मेरे कई दोस्तों ने मुझे खुद इस चीज का साफ सबूत दिखाया कि किसी मार्केटिंग एजेंसी से उनको ईमेल आई या व्हाट्सएप आया। मगर क्यों? अरावली पर जो वीडियो डाला था अपना पुराना, उस वीडियो को हटा दो जहां पर अरावली के फेवर में बात की जा रही।
और उसकी जगह एक नया वीडियो बनाओ कि कैसे अरावली में माइनिंग से डेवलपमेंट हो। तुम्हें शर्म है कुछ? कई सारे क्रिएटर्स ने ऐसी इमेज पब्लिकली भी शेयर करी है, ये देखिए। यार एजेंसी का ईमेल आया है, मेल लिख रहा हूं। इनका कहना है कि जो मैंने अरावली वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली ही करना है, वो बहुत बढ़िया है। कल मुझे भी ऑफर आया था। कल के फ्रॉड चल रहा है। जो स्क्रिप्ट इन्हें प्रोवाइड की गई उसमें कहा गया था कि लोगों को जाकर बताओ कि कैसे जो सरकार फैसले ले रही है यहाँ पर वो एक्चुअली में अरावली को बचाने के लिए ले रही है। तो लेने के देने पड़ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि ये सरकार सिर्फ अरावली के पीछे नहीं पड़ी, ये देश के अलग अलग एरियाज में ढेर सारे अलग अलग जंगलों के पीछे पड़ी। सही पकड़े हैं। ये पूरी सरकार दोस्तों बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स, जो फैसले ये सरकार लेती है सब कुछ अडानी अंबानी को देख के लिया जाता है। ये तो धोती खोल रहा है। इस सब के पीछे रूट कॉज वही चंदा धंधा मॉडल है जिसकी बात मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले वीडियो में करी। ये सरकार कॉर्पोरेट से चंदा मांगती है और बदले में उन्हें धंधा देती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसलिए अगर हमें देश को बचाना है, देश के जंगलों को बचाना है, देश के पर्यावरण को बचाना है, यहाँ पर आवाज उठानी बहुत जरूरी चीज है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारी कहानी असल में मई 2024 में शुरू होती है जब सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज को माइनिंग से बचाने के लिए, ध्यान से सुनो, माइनिंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को आदेश देता है कि अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ। क्या? सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। बात तो सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इन सब राज्यों में अलग अलग डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। सही पकड़े हैं। तो सरकार को काम दिया गया था एक बेहतर डेफिनेशन बनाने का, लेकिन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन बनाई वो पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ों को ही गायब कर देगी। कर्म करो, भगवान से डरो। अरावलीज को तबाह करने का दूसरा तरीका कंपनीज ने ढूंढा, फार्म हाउस इकोनॉमी। प्रोटेक्टेड जमीन पर लग्जरी फार्म हाउसेज, वेडिंग वेन्यूज, रिजॉर्ट्स बनने लगे जिनकी शादियों और पार्टीज के लिए लाखों रुपए में बुकिंग होती थी। अरे साला। दिसंबर 2023 में एक ड्रोन सर्वे में सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांव में 6,793 इलीगल स्ट्रक्चर्स मिले। इन्होंने अरावली का 700 एकड़ से ज्यादा का एरिया घेरा हुआ था। कांत एनक्लेव केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस कंपनी ने जमीन पर 425 एकड़ में 1,600 से ज्यादा प्लॉट्स बनाए। क्या बात कर रहे हैं? यह अरावली का फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने कंपनी को यहाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन दी। तुम्हें शर्म है कुछ? और आप यकीन नहीं करोगे किन किन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट्स खरीदे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर MP, जाने माने क्रिकेटर, वर्ल्ड बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी, आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, सब ने यहाँ पर प्लॉट्स खरीदे हुए थे। वाह मोदी जी, वाह वाह। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के मित्र जैसे कि गौतम अडानी भरपूर तरीके से अमीर बनते रहे और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है आज के दिन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल गांधी को एलीट वर्ग का प्रोजेक्ट करते थे, युवराज कहते थे, आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे अमीर सेठों के। ये तो धोती खोल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपया नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है उतना रुपया वो देश के गरीब लोगों को देंगे। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री मोदी इसका ज्यादा जवाब दे नहीं पाए। उल्टा उन्होंने कोशिश करी थी ये कहने की कि अडानी अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। आइए देखते हैं मलाया। जनाब साझा ने कोशिश करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से इतना माल उठाया है। गजब बेइज्जती है। मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए, भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। अरे साला। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में वो सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज कसने लगे। सही पकड़े हैं। उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो अनाज वाली स्कीम एक्सटेंड कर दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ना रोजगार का कोई प्लान बताया है, ना महंगाई कंट्रोल कैसे होगी ये बताया, ना गरीबी कैसे हटेगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी उनका मजाक उड़ाने लग गए। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाओ, जोरों से हंसना पड़ेगा। शर्म करो शर्म।
अगर आपको लगता है कि वाकई बीजेपी जनता के बीच में पॉपुलर है तो आपको खुला चैलेंज देना चाहिए कांग्रेस वालों को कि जैसा तुम्हें करना है कर लो। बात तो सही है। अगर तुम्हें ईवीएम पे चुनाव करना है कर लो, बैलेट पेपर पे करना है कर लो, बता दो इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना जाए, बता दो कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करनी है, बता दो किस तारीख पर चुनाव होना चाहिए। अभी और सुनिए, फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ऐसे में फिर आप सही में कह सकोगे कि हाँ भाई हम जीते हैं और अब कांग्रेस वालों के पास कोई बहाना नहीं होगा हारने के बाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बात फिर से यही है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। एक्चुअली में बीजेपी की हरकतें इसकी बिल्कुल उल्टी हैं। ऐसी हरकतें जिनसे अविश्वास फैलता है, ऐसी हरकतें जिन्हें देखकर लगता है कि जनता के बीच में बीजेपी पॉपुलर नहीं है और एक्चुअली में बीजेपी डरी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी। गजब बेइज्जती है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, शाबाश बेटा, देश को बचाने के लिए। कल को अगर ये मेरा YouTube चैनल भी बंद करा देना, कम से कम मैं गर्व से कह सकूंगा कि मैं इनके जूतों में नहीं गिरा। बात तो सही है। मैं आखिरी दम तक देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए आवाज उठाता रहा और चाहे इससे मेरा पूरा करियर खत्म हो गया, लेकिन कम से कम मैं नीचे नहीं झुका। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है, बस वही सच। ये वही मोदी हैं जो पॉडकास्ट में कहते हैं आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है। मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। आलोचना के साथ आपका कैसा रिश्ता है, कैसे आप आलोचना से निपटते हैं? तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कभी अक्षय कुमार को कहते हैं कि मुझ पर जो मीम बनते हैं मुझे उनकी क्रिएटिविटी पसंद, लेकिन फिर कभी एक कार्टून से डर जाते हैं तो कभी सिर्फ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर से। ऐसे देश नहीं चल सकता। हम सब लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये नेता लोग देश के मैनेजर हैं, कोई राजा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्हें अपने इलाके को मैनेज करने के लिए चुना गया है और जनता ने इन्हें चुना है, तो जनता के पास अधिकार है इनका मजाक बनाने का भी। गांधी का सपना है कि वो बीजेपी को हराए। वो बीजेपी को हरा सकता है, सिर्फ एक तरीका है, उसे खुद बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इस गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका है ऐसे मजाक को नॉर्मलाइज करना समाज में। इसलिए मैं कहूंगा, जाओ सभी पार्टियों के नेताओं का खूब मजाक उड़ाओ, चाहे पैरोडी सॉन्ग बनाओ या सटायर करो, कार्टून बनाओ या मीम्स बनाओ। अभी और सुनिए, कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। बात तो सही है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल ये उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, ये तो धोती खोल रहा है। मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है।
एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये सिर्फ 2014 से पहले होता था कि मीडिया द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते थे। सही पकड़े हैं। फिल्में भी आप देखोगे, वेंसडे जैसी फिल्में बनाई जाती थी जिनमें सरकार से आतंकवाद पर सवाल पूछे जाते थे। में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। सरकार रैंडमली जिसे चाहे उसे टारगेट करती है, उसके पीछे पड़ जाती है। खुद ही सोचकर देखो, क्या अश्लील जोक्स मारना बड़ा गुनाह है या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है? शाबाश बेटा। सरकार की मर्जी हो तो रेपिस्ट को भी माफी दे दी जाती है, मालाएं चढ़ाई जाती हैं रेपिस्ट को। इलेक्शन से पहले रेपिस्ट जेल से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने के लिए। तुम्हें शर्म है कुछ? सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का, कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, जूम करो। आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? अब प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस न्यूज आर्टिकल को भी देखिए। नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। सही पकड़े हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहे तो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती हैं कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब, नरेंद्र मोदी। तेलंगाना का एक वीडियो सामने आया जहां बीजेपी के कुछ मेंबर्स प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे कैसे रोका जाए। तो उनमें से एक कहते हैं कि ये ध्रुव राठी हमेशा फैक्चुअली करेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमेशा करेक्ट होता है। इसके वीडियोस किसी भी यूट्यूब रूल्स को नहीं तोड़ते। तो कैसे काउंटर करा जाए इसे? क्या बात कही है। देखो दोस्तों, इससे पता चलता है कि कैसे आपके हेटर्स भी सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं। अगर मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो कैसे मुझे काउंटर किया जाए?